हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी रिसोर्स के बारे में, जो कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टार्ट किया था। अब बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा था, एक बार ये देख लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में देखा था। और हमने देखा था स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया क्या है, कैसा है, ये हमने देखा था। आज वाला वीडियो जो हमारा है बच्चों, वो एनर्जी पे बेस्ड है। तो देखते हैं बच्चों एनर्जी में क्या कंडीशन है इंडिया की, और बच्चों इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में आज हम बच्चों बात करेंगे। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है अगर हम बात करें, एनर्जी क्या है अगर हम फिजिक्स या जो साइंस की लैंग्वेज में, वैसे तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पर साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या है, या फिर अगर हमें जीना है तो हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है भाई, जीवन जीने के लिए या फिर जो हमें जो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसकी हमें ज़रूरत है। भाई हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हम खाना खाएंगे, जब हमारे विटामिन्स या प्रोटीन्स हमें मिलेंगे, मिनरल्स हमें मिलेंगे, बच्चों हम काम कर पाएंगे। जनरली यही है। तो हम एनर्जेटिक कहाँ से होते हैं? हम फूड से होते हैं, हम ड्रिंक से एनर्जेटिक होते हैं। वैसे बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सिंपल सा बात, बिना एनर्जी के हम बच्चों एक डेवलप इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर सकते। आज आप सबके हाथों में बच्चों एक स्मार्टफोन है, आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आप सबके घर में खाने के लिए बच्चों गैस का यूज़ होता होगा, ठीक है। बच्चों ये सब क्या है? एनर्जी। अगर बच्चों इसमें से अगर आपके पास ना तो स्मार्टफोन हो, ना ही इलेक्ट्रिसिटी हो, और ना ही बच्चों गैस हो, आप अपनी लाइफ कैसे यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो? आप इस तरह की, एक तरह से मान के चलो कि इस तरह की इकोनॉमी अगर हो, क्या हम उसको डेवलप कहेंगे? क्या वो एडवांस इकोनॉमी है? तो हम कहेंगे नहीं। इसीलिए बच्चों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एनर्जी क्या है, एनर्जी समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर लाइफ, मूव ऑब्जेक्ट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों एनर्जी क्या हो गया? दैट समथिंग जो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस करता है। क्या बच्चों? हीट प्रोड्यूस करता है। हम गैस का यूज करते हैं, वो एनर्जी का एक सोर्स है बच्चों, जो क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके साथ पावर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, पावर लाइफ दे रही है, मूव कर रही है एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। बच्चों ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी जिसमें स्टोर होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फ्यूल कहेंगे। बच्चों मैटर दैट स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। जिस किसी में भी बच्चों एनर्जी स्टोर होती है वो क्या हो गया? हमारे लिए फ्यूल हो गया। जैसे हम बात करें बच्चों पेट्रोल की, डीजल की, कोल की, बच्चों ये सब क्या है? ये हमारे टाइप ऑफ एनर्जी में आते हैं, ठीक है। इनसे एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। पेट्रोल भी क्या है? एक टाइप है एनर्जी का। पर ये बच्चों स्टोर, हम इसको स्टोर करके रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं? ये एक क्या है? फ्यूल है। फ्यूल है, ये एनर्जी क्या है? हमारे लिए फ्यूल है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बच्चों एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एनर्जी। अब बच्चों अगर हम ह्यूमन एनर्जी की बात करें, ह्यूमन एनर्जी कंजप्शन हैज ग्रोवन स्टेडली थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम जो हमारे ह्यूमन एनर्जी कंजप्शन की बात करें, बच्चों जैसे जैसे ह्यूमन हिस्ट्री में देखें, जैसे जैसे ह्यूमन ने क्या करा? प्रोग्रेस करा, वैसे वैसे एनर्जी में भी क्या हुई? प्रोग्रेस होती गई। पहले के लोग या फिर अभी भी रूरल एरिया में जो लोग थे, वो क्या करते थे बच्चों? लकड़ियाँ जला के खाना पकाते थे, ठीक है। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई। अब अगर हम देखते हैं तो सबके घर में लगभग सबके घर में हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है। गैस सिलेंडर्स हैं वो सबके घर में देखने को मिल जाती है। बच्चों धीरे धीरे इसका भी क्या हुआ बच्चों? एनर्जी का भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब बच्चों आगे हम इसमें समझ लेते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ नेशन। अगर हम कहें एनर्जी किसी भी कंट्री के लिए, चाहे इंडिया ही नहीं बच्चों, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या होती है बच्चों? एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये क्या है बच्चों? बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अगर
किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में एनर्जी के सोर्सेज नहीं है या फिर वहाँ पे कम सोर्सेज हैं, सो हम कहेंगे वो एक तरह से बच्चों डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। सो एनर्जी का सोर्स क्या बताता है, एनर्जी में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बताता है कि उस कंट्री की सही से वो कंट्री जो है बच्चों सही से डेवलप्ड है। आगे हम कहेंगे इट इज़ द एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री। और बच्चों ये इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल है। इंडस्ट्री क्यों, ये हमारे हाउस होल्ड के लिए एसेंशियल है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसेंशियल है। इवन मैं तो कहूँ हम जो भी काम करते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी या बिना एनर्जी के हम कर ही नहीं पाते, ये हमें हर जगह चाहिए। सो हम कहेंगे इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चों इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है प्रोडक्शन करने के लिए। किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा प्रोडक्शन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, छोटे से छोटा प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, फ्यूल का यूज होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंडस्ट्री है, वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और वहां पे क्या यूज होगा बच्चों, फ्यूल का यूज होता है। उसके अलावा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल या डीजल का यूज होता है, ठीक है मैम। सो हम कहेंगे मैम हमारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है एनर्जी। इसके अलावा अगर हाउस होल्ड की बात करें, used on a large scale in a agriculture and related area like production and transportation of a fertilizer, pesticides and farm equipment। उसी तरह बच्चों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बच्चों इससे जो ट्रांसपोर्टेशन, हमारे जो एग्रीकल्चर और रिलेटिव जो एक्टिविटी होती है बच्चों, उसमें प्रोडक्शन और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो एनर्जी की हेल्प से होता है। और एनर्जी की हेल्प से ही ट्रांसपोर्टेशन में जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं और जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे हम ट्रैक्टर का एग्जांपल लेते हैं, ट्रैक्टर का यूज कहाँ होता है, एग्रीकल्चर लैंड पे होता है। अब बच्चों उस ट्रैक्टर का बिना फ्यूल से हमको यूज कर सकते हैं, बिना पेट्रोल या डीजल के क्या हम उसको चला सकते हैं, नहीं चला सकते। सो मैं एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है एनर्जी का। उसके बाद में बात करें, इट इज रिक्वायर्ड इन अ हाउसेज फॉर कुकिंग, हाउस होल्ड, लाइटिंग एंड हीटिंग। वही बच्चों घर के लिए क्या काम आता है, मतलब जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें क्या काम आते हैं, कुकिंग के लिए, हाउस होल्ड, लाइटिंग के लिए और हीटिंग के लिए एनर्जी का यूज होता है। सो बच्चों यहाँ पे हमने एनर्जी के मीनिंग के बारे में समझा और एनर्जी का अलग अलग सेक्टर में, हमारे प्राइमरी सेक्टर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और हाउस होल्ड में क्या यूज होता है एनर्जी का, इसके बारे में समझा। अब बच्चों जान लेते हैं एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो बच्चों सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, सो कॉमनली दो तरह के सोर्सेज है, पहला कॉमर्शियल सोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉमर्शियल सोर्स। कॉमर्शियल सोर्स को बच्चों हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और बच्चों जो हमारे नॉन कॉमर्शियल सोर्स है उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहेंगे। सो बच्चों इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कॉमर्शियल सोर्स की। कॉमर्शियल सोर्स या फिर जहाँ कॉमर्शियल वर्ड आ जाता है उसका मीनिंग क्या है। पहली बात देखो, वर्ड से हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आ जाता है। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जहां परचेजिंग सेलिंग हो, ठीक है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग सेलिंग हो। सो बच्चों अगर हम कॉमर्शियल सोर्स की बात करते हैं, सो कॉमर्शियल सोर्स यानी एनर्जी के ऐसे सोर्स जिनको मार्केट में परचेज और सेल किया जा सकता है, इजीली जो परचेज और सेल हो सकते हैं वो हमारे क्या हो गए मैम, कॉमर्शियल सोर्स हो गए। कॉमर्शियल सोर्स में क्या क्या आएंगे, जैसे हम बात करें कोल को परचेज और सेल कर सकते हैं, नेचुरल गैस को परचेज और सेल कर सकते हैं, हम घर में यूज करते हैं नेचुरल हमारी गैस जो खाना बनाने में। उसी तरह बच्चों फॉसिल जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका हम परचेज और सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैम अगर हम बात करें कॉमर्शियल सोर्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ऐसे कौन कौन से सोर्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या है मैम हमारे लिए कॉमर्शियल सोर्स हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली
commercial source of energy are generally existable with the exception of hydropower. अगर हम देखें मैम, जो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जनरली क्या होते हैं बच्चों, एग्जिस्टेबल होते हैं। जो क्या होते हैं, एग्जिस्टेबल होते हैं, यानी कि बच्चों एक बार ये जो कॉमर्शियल सोर्स है वो हमारी इकोनॉमी से या फिर हमारी जो अर्थ है उसमें खत्म हो गए तो फिर से ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। ये सच है बच्चों, अगर पेट्रोल एक बार हमारे अर्थ पे खत्म हो गया फिर ये हम नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत करोड़ों ईयर्स लगे इसको बनने में, तो हम ह्यूमंस इसको नहीं बना सकते। कोल जो है इसको भी हम नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। सो ये क्या है, एग्जिस्टेबल है, ठीक है, और विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोपावर, हाइड्रोपावर को छोड़ के ये सब क्या है मैम, इनको हम नहीं बना सकते। जनरली नॉन रिन्यूएबल है, क्या है ये, नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनका हम फिर से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, नॉट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ठीक है बच्चों, नॉट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। आगे हम देखेंगे नॉन कॉमर्शियल सोर्स, यानी ऐसे हमारे एनर्जी के सोर्सेज जिनको हम बच्चों बेच और खरीद नहीं सकते, जिनको हम परचेज और सेल नहीं कर सकते, वो हमारे क्या हो गए, नॉन कॉमर्शियल सोर्स हो गए। जैसे अगर हम बात करें, रूरल एरिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ खाना कहाँ बनता है, ज़्यादातर डंक जो होते हैं काउ डंक पे बनता है, या फिर जो एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है उस पे बनता है, या फिर मैम वो वुड का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। सो बच्चों ये जो जनरली ये मार्केट में ना तो परचेज होता है और ना ही सेल होता है। सो ये हो गए हमारे नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज। नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फ्यूल वुड, एग्रीकल्चर वेस्टेज एंड ड्राइड डंग, ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या हो गए, नॉन कॉमर्शियल सोर्स हो गए। दीज आर नॉन कॉमर्शियल एज दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम देखें बच्चों, सो मार्केट में ये जो हमारे एनर्जी सोर्स हैं ये हमें नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही ये परचेज और सेल होते हैं, लार्ज नंबर पे लार्ज स्केल में नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नॉन कॉमर्शियल सोर्स आर जनरली रिन्यूएबल, ठीक है। ये बच्चों नॉन कॉमर्शियल जो हमारे सोर्स हैं वो क्या है, ट्रेडिशनली है। हमारे पहले जो हमारे जनरेशन थी वो किसका यूज़ करती थी, हमारे नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज का यूज़ करती थी, ठीक है। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब थोड़ा कॉमर्शियल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चों कॉमर्शियल जो नॉन कॉमर्शियल सोर्स थे उससे कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता था और उससे हमारा जो इन्वायरमेंट था बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा था, जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो मैम धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारे कॉमर्शियल सोर्स हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो कॉमर्शियल सोर्स से भी पोल्यूशन तो हो ही रहा है, ठीक है बच्चों। सो इनमें ये क्या है, जनरली रिन्यूएबल है, ठीक है, इनको फिर से रिन्यूएबल किया जा सकता है, ये रिन्यू हो सकते हैं, तो जनरली ये क्या है, रिन्यूएबल है, ठीक है। मोर देन, अगर हम इनकी बात करते हैं कि कितने हैं हमारे जो इकोनॉमी है उसमें कितने कॉमर्शियल है, कितने नॉन कॉमर्शियल है। सो अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन कहाँ है मैम, रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में है मैम। अब रूरल एरिया में ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन है तो वो कौन से हमारे सोर्स, एनर्जी सोर्स का यूज़ करेंगे, नॉन कॉमर्शियल सोर्स का यूज़ करेंगे। वो फायरवुड का यूज़ करते हैं, वो ड्राई डंग का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। सो हम कहेंगे मोर देन 60% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मीटिंग देयर रेगुलर कुकिंग एंड हीटिंग नीड्स। जो हाउस होल्ड को जो नीड्स होती है बच्चों एनर्जी की, किसके लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए, उसके लिए वो डिपेंड किस पे है, ट्रेडिशनल सोर्स पे है। मोर देन 60%, बहुत बड़ा जो है रेशो बच्चों किस पे डिपेंड है, हमारे ट्रेडिशनल सोर्स और नॉन कॉमर्शियल सोर्स पे डिपेंड करता है। सो बच्चों हमने समझा यहाँ पे कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्स के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी में जो दोनों ही यानी कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्स हैं वो क्या है बच्चों, उनको हम जल्दी से वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल की बात करें और नॉन कॉमर्शियल की भी बात करें वो जल्दी से मिल जाते हैं, यानी हम कहेंगे ये क्या है, ये कन्वेंशनल है, ठीक है, ये बहुत ही जल्दी क्या है हमें मिल जाते हैं। देज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हो गए हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा भी बच्चों हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एनर्जी के सोर्स ऑफ एनर्जी मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या
हमारे टेडल पावर जो है वो पाई जाती है। अब बच्चों ये जो है वो क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल होती है, इनको हम परचेज और सेल नहीं कर सकते इजीली, ठीक है, इनको हम ये क्या है हर जगह नहीं मिलती है, सो ये क्या है नॉन कन्वेंशनल है। देयर आर 3 अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर कॉमनली टर्म एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जिसमें हमने ये सारे देखी। इसके अलावा भाई बच्चों यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी अब धीरे धीरे इंडिया में भी बच्चों आपको सोलर एनर्जी दिख जाएगी। सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो दिख जाएगी। विंड एनर्जी ये भी दिख जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ये सब बच्चों न्यूक्लियर पावर हो गया, ये सारे आपको एनर्जी के सोर्सेज भी दिख जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो अदर सोर्सेज में ये आ गए जो क्या है नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सो अगर हम बात करें, इंडिया हैज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल 3 टाइप ऑफ एनर्जी। जो हमने अभी 3 टाइप ऑफ एनर्जी देखा था बच्चों, इंडिया क्या कर सकती है, यहाँ पे इंडिया के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको यूज करने की, ठीक है। अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको प्रोड्यूस करने की। इंडिया जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकता है, उन सोर्सेज का यूज करके जितना चाहे एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकता है। पर बच्चों अगर वो जो एनर्जी या फिर वो एनर्जी का प्रोडक्शन है, अगर बच्चों वो क्या हो लेस चीपर हो, ठीक है, या चीपर हो जो है चीपर हो या फिर लेस कॉस्टली हो, सो मैम उसका प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। सो ऑल 3 टाइप ऑफ एनर्जी इफ सम एप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी आर यूज, ठीक है। अगर कुछ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि जो कॉस्ट को कम करे ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर यूज हो तो इंडिया भी क्या कर सकता है, उन जो सोर्सेस है उनका यहाँ पे बच्चों अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसका प्रोडक्शन करने का, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकती है इंडिया भी, ठीक है। इवन चीपर टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिससे कि अगर इंडिया यूज करे तो क्या हो जाए, अब धीरे धीरे इंडिया भी इसको यूज करना शुरू कर रही है। सो बच्चों ये हमने देखा। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे कंजप्शन पैटर्न ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में। सो बच्चों कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी, कंजप्शन पैटर्न ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में किस तरह का क्या सिनेरियो है इस पे हम देखेंगे बच्चों। सो अगर हम कहें इन इंडिया कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन makes up about 74% of a total energy consumed in India. So अगर हम देखें बच्चों, सो इंडिया में अभी की जो सिचुएशन है उसमें क्या बताते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी जिसमें हमने क्या देखा था, कोल हो गया, पेट्रोलियम यानी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए या जो हमारे थर्मल पावर हो गई, उसका कितना यूज होता है। अगर हम कहें 74% जो एनर्जी है बच्चों वो कहाँ से प्रोडक्शन होता है उसका, या फिर कमर्शियल एनर्जी का कितना यहाँ पे कंजप्शन है, तो 74% कंजप्शन है अभी की टोटल एनर्जी में से। 74 कौन कंज्यूम करता है, कॉमर्शियल एनर्जी से हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये इंडिया, ठीक है, 74%, एक सेकेंड, 74% कॉमर्शियल, ठीक है, 74% कॉमर्शियल एनर्जी है मैम। उसके अलावा जो रिमेनिंग रह गई कितनी है, 26% नॉन कॉमर्शियल, ठीक है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखें कोल एंड लिग्नाइट विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 74%, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें कोल और लिग्नाइट जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो कवर कर रहा है। कॉमर्शियल एनर्जी हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है 74% पे। अब इसमें भी कोल का जो यूज़ है बच्चों वो सबसे ज़्यादा है। सो कोल का यूज़ कितना है अगर हम देखें तो 74%, इसमें भी अगर हम देखें तो 74% कोल का यूज़ होता है, ठीक है। हम कोल का यूज़ करते हैं 74% एनर्जी एज ए एनर्जी रिसोर्सेज में। उसके बाद में ऑयल एट अ 10% एंड नेचुरल गैस एट अ 9%। उसके बाद में यहाँ पे ऑयल कितना हो गया, हमारा क्रूड ऑयल या फिर हमारे जो फॉसिल ऑयल है उनका जो है बच्चों 10% यूज़ है।
और उसके अलावा 9% जो है नेचुरल गैस, हमारी नेचुरल गैस आ गई, ठीक है, नेचुरल गैस 9%। ठीक है, सो मैम हमने देखा कि इंडिया में किस तरह से कॉमर्शियल जो हमारे सोर्सेस हैं उनका यहाँ पे कंजप्शन है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल जो है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन है, इसमें भी सबसे ज़्यादा है 74% पे कोल का, उसके बाद में मैम ऑयल का है 10% और उसके बाद में है नेचुरल गैस का 9%, बहुत कम है, नेचुरल गैस का बहुत कम है। ठीक है बच्चों, सो ये हमने कॉमर्शियल हमारे एनर्जी के कंजप्शन के बारे में देखा। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन के बारे में देख लेते हैं। सो नॉन कॉमर्शियल कितना था, फिर से वही चार्ट बना लेते हैं एक बार। सो हमारा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी में 74% कॉमर्शियल, इसको छोटा लिख देते हैं, हमारा कॉमर्शियल एनर्जी, और 26% नॉन कॉमर्शियल। ठीक है, हमारा 26% नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कंसिस्टिंग firewood, cow dung and agriculture wastage accounts for over 26% of the total energy consumption. So बच्चों, हमारी टोटल एनर्जी कंजप्शन में से जो हमारा नॉन कॉमर्शियल है वो कितना कंजप्शन है, हमारा 26%। अब हमें तो पता ही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स थे या फिर जो नॉन कॉमर्शियल सोर्स थे वो किस क्या क्या हमें कंसिस्ट करते हैं, फायरवुड को, काउ डंग को, या फिर एग्रीकल्चर वेस्टेज से हम क्या करते हैं, जो एनर्जी रिसीव करते हैं या जिस एनर्जी का हम कंजप्शन करते हैं वो नॉन कॉमर्शियल होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें तो ये है 26%, ये हमने देख लिया। द क्रिटिकल फीचर ऑफ अ इंडियन एनर्जी सेक्टर एंड द important dependence on the crude oil and petroleum products which is likely to grow rapidly in the near future। अगर हम बात करें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर हम हमारे एनर्जी सोर्स पे बात करें तो हम सबसे ज़्यादा बच्चों किस पे डिपेंड है, अगर हम करें सो हम यहाँ पे बच्चों इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा किसका, पेट्रोलियम का। ठीक है, हमारा जो डिपेंडेंट है वो है कोल है, हमारा कोल है, कोल का तो बहुत ज़्यादा भंडार पड़ा है इंडिया में, पर उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है बच्चों वो किसका होता है, हमारे क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंडियन एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें सो इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन अ क्रूड ऑयल एंड अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और बच्चों ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी सो यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज हैं उनका क्या होगा बच्चों, उनकी जो डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे पॉपुलेशन क्या हो रही है मैम, इंक्रीज हो रही है, वैसे डिमांड भी क्या होगी, यहाँ पे पेट्रोल डीजल और जो एनर्जी सोर्सेज है उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये भी हमारे जो नियर फ्यूचर है उसमें ये रैपिडली इंक्रीज करने वाली है। ठीक है बच्चों, सो ये हमने देखा, हमने हमारे कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज के बारे में देखा बच्चों। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि जो कंजप्शन है, सेक्टरल पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी है वो किस तरह से, कौन से हमारे सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, कौन से में कम है, इसका हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों। सो हमारे पास में जो डेटा है बच्चों ये किसका है, ये बता रहा है ट्रेंड इन सेक्टरल शेयर ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन परसेंट। ठीक है बच्चों, सो ये सेक्टरल से शेयर ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन के बारे में बता रहा है कि कौन सा सेक्टर कितना एनर्जी का कंजप्शन करता है। ये जो डेटा है बच्चों 9th 5-year प्लान वॉल्यूम 2 चैप्टर 6 प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड एनर्जी स्टैटिस्टिक 2019 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने ये सोर्स लिया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देख लेते हैं, हमें सेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या सेक्टर है, हाउस होल्ड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और अदर हो गया। अब बच्चों 1953 और 4 से लेकर
हमारे पास डेटा दिया हुआ है 2017 और 18 तक का। अब बच्चों इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, सो हाउस होल्ड में जो हमारा कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन था 1953 और 4 में कितना था, 10% था। उसके बाद में अगर हम 70 और 71 की बात करें तो कितना हो गया, बढ़ के 12 हो गया। उसके बाद 1990 और 91 की बात करें तो कितना बढ़ गया, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और 2017 और 18 की बात करें तो बढ़ के कितना हो गया, 24% हो गया। वहीं बच्चों एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सो एग्रीकल्चर में हमारे कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन था वो सिर्फ 1% था 1953 और 4 में। यहाँ पे बढ़ के 70 और 71 में कितना हो गया, 3% हो गया। 1991 में 90 और 91 में कितना हो गया, 0.8% हो गया। और 2017 और 18 में बढ़ के कितना हो गया, 18% हो गया। इतना हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो गया, कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री की बात करें सो पहले था 40%, 1953 और 4 में था 40%, 1970 और 71 में था 50%, 1990 और 91 में कम होके फिर से 45% हो गया। और मैम 2017 और 18 में ये और कम होके कितना हो गया, 42%। वहीं बच्चों अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में मैम 1953 में कितना हमारा कंजप्शन था, हमारे कॉमर्शियल एनर्जी का कंजप्शन था 44%, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मैम इसी का 1953 में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था इसी का कंजप्शन, कॉमर्शियल जो कंजप्शन था इसी का सबसे ज़्यादा था। वहीं 70 71 में कम होकर 28 हो गया, 1991 में और कम होकर 22 हो गया। और 2017 और 18 में क्या हो गया बच्चों, 1% रह गया है। वहीं अदर्स की बात करें सो 1952 में 5 था, बढ़ के 71 में 7 हो गया, 1991 में 13 हो गया और 2017 और 18 में कितना हो गया, 15 हो गया। सो बच्चों इसको एनालाइज करके हमें पता चला, इसको जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि 1953 और 4 में जो हमारा कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन था वो सबसे ज़्यादा किस में था, ट्रांसपोर्टेशन में था। ठीक है, पर धीरे धीरे जो 17-18 की बात करें हम, सो इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंजप्शन, कॉमर्शियल एनर्जी जो कंजप्शन था वो कम होके सिर्फ 1% ही रह गया। ये सबसे अच्छी बात देखी हमने, ये हमने देखा। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों सिंपल सी बात है कि इसका कंजप्शन कम हो गया, कॉमर्शियल एनर्जी का कंजप्शन ट्रांसपोर्टेशन में कम हो गया, पर जो अदर सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हाउस होल्ड हो गया, इंडस्ट्री हो गया और जो अदर सेक्टर्स हैं उनका कंजप्शन इंक्रीज हो गया। जैसे हम हाउस होल्ड की बात करें सो हाउस होल्ड पहले कितना कंज्यूम कर रहा था, 10%, वहीं 17-18 में इसका जो कंजम्पशन था कितना हो गया, 24%। एग्रीकल्चर पहले कितना कंज्यूम कर रहा था, 1%, 1953 में 1%, वहीं 17-18 में बढ़ के कितना हो गया, 18%। वहीं बच्चों अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। पहले 40% था और अब 42 हो गया, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद में हम अदर सेक्टर की बात करें तो पहले 5 था और लास्टली देखें तो कितना हो गया, 15 हो गया। सो बच्चों एक इंडस्ट्री को छोड़ के ट्रांसपोर्टेशन में जो कंजप्शन था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई कॉमर्शियल कंजप्शन में, वहीं जो दूसरे जो सेक्टर्स थे वो उसमें क्या हुआ, कंजप्शन इंक्रीज हुआ। सो बच्चों ये हमारा सेक्टर पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। अब बच्चों इसको देख लेते हैं। The transport sector was the largest consumption of commercial energy in 1953 and 4। ये हमने देखा था कि जो लार्जेस्ट कंज्यूमर था हमारी कॉमर्शियल एनर्जी का वो कौन था, ट्रांसपोर्टेशन था। उसके बाद में देखेंगे there has been continued fall in the share of the transport sector while the share of the household, agriculture and other have been increased। तो हमने देखा कि धीरे धीरे टाइम के साथ ईयर बाय ईयर क्या हो रहा था, जो कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा कर रहा था, धीरे धीरे उसने क्या करी, कमी कर दी। पर उसी के साथ अगर हम देखें जो हाउस होल्ड था, यहाँ पे एग्रीकल्चर था या अदर जो सेक्टर्स थे उनका जो कंजप्शन था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गया था। ये हमने एनालाइज किया। द शेयर ऑफ द ऑयल एंड अ गैस इज द हाईएस्ट अमंग ऑल कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। अब बच्चों यहाँ पे हमारा कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन में हम देखें तो क्या क्या था, एक तो ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, और दूसरा था मैम हमारा गैस। ये हमारे क्या थे, मेनली जो हमारे कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन थे वो थे, और इसका किस तरह से चेंजेस हुआ ये भी हमने देखा।
आगे हम देखेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स ले रहे हैं, पावर और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें, सो पावर और इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन क्या है इंडिया में, इस पे भी हम यहाँ पे बच्चों बात करेंगे। तो द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑफ्टन आइडेंटिफाइड विद अ progress of modern civilization is power commonly called electricity। अगर हम अभी की बात करें, सो मैम यहाँ पे ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअल है जो, ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिफाइड हुआ था। और बच्चों हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों, इसके लिए मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। और पावर मीन्स क्या है यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है, हमें ज़रूरत होती है। आज बच्चों छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ऐसा तो नहीं है बच्चों बिना चार्ज के आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं मैम, हमें स्मार्टफोन को चार्ज करना पड़ता है, वो पावर देनी पड़ती है। किससे मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। हम घर में बैठे रहते हैं, हमें लाइट की ज़रूरत होती है, बल्ब की ज़रूरत होती है, ट्यूबलाइट की ज़रूरत होती है, किससे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी से जलती है। हमें टीवी देखते हैं हम, किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है बच्चों। सो इसीलिए बच्चों हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आप सोच के देखो, बिना इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो क्या आप अज्यूम कर सकते हो बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपनी लाइफ अज्यूम कर सकते हो? नहीं ना। इसीलिए बच्चों हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर हम बात करें बच्चों, जो ग्रोथ रेट है, डिमांड ऑफ पावर इज जनरली हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, वो तो है ही है बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बच्चों, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, वैसे वैसे जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। सो हम कहेंगे, जर्नल सा है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड ऑफ पावर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसमें क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। किससे? यहाँ पे जो हायर है, जनरली हायर है, किससे? जीडीपी की ग्रोथ रेट से। सो मैम ये हमने देखा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं इंडिया में जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये 2018 का डेटा है बच्चों, ठीक है, 2016 का नहीं है, 2018 का। सो बच्चों अगर हम देखें तो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो हम कहेंगे मैम कौन कौन से हैं। सो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है मैम? थर्मल पावर से होती है। किससे होती है? अगर हम देखें तो 82% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी? सो मैम थर्मल पावर से जनरेट होती है। हाइड्रो से अगर हम कहें तो हाइड्रो पावर का कितना परसेंट है? 8.5% से हमारी हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो से पावर जनरेट होती है। वहीं अगर न्यूक्लियर से बात करें तो न्यूक्लियर का सिर्फ 2.5% है, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये कितना है हमारा? 7% है। सो बच्चों अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। सो अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया इन 2018 थर्मल सोर्स अकाउंटेड फॉर 82% ऑफ द पावर जनरेशन कैपेसिटी। अगर हम बात करें थर्मल पावर की बात करें, थर्मल पावर से कितना पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है? 82% से इलेक्ट्रिसिटी या पावर का जनरेशन हो रहा है। उसके बाद में हाइड्रल पावर अकाउंटेड फॉर 8.5% वाइल न्यूक्लियर पावर अकाउंटेड फॉर ओनली 2.5%। अगर हम बात करें बच्चों हाइड्रो पावर से, ये हमारा हाइड्रल पावर या फिर हाइड्रो पावर की बात करें तो हाइड्रो पावर का परसेंट कितना है? यहाँ पे सिर्फ 8.5% है, और न्यूक्लियर यहाँ पे कितना है बच्चों? न्यूक्लियर पावर का कितना है? सिर्फ 2.5% है। सिर्फ ओनली 2.5% से क्या हो रही है? 2.5% न्यूक्लियर पावर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही है। वहीं हम अगर इंडिया के बारे में बात करें, इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इनकरेज 3 एनर्जी सोर्सेज, सोलर, हाइडल एंड विंड, एज दे डू नॉट रियली
ऑन फॉसिल फ्यूल एंड हेंस अवॉइड कार्बन एमिशन। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, जो हमारी इंडियन जो पॉलिसी है, जो एनर्जी की पॉलिसी है, वो क्या इनकरेज करना चाह रही है, अब वो चाह रही है कि जो हमारे 3 एनर्जी के सोर्स है, कौन से, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पता है ना, जो सनलाइट से हम जो एनर्जी लेते हैं वो सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइडल एनर्जी हो गई या विंड पावर जो है, ठीक है, इनसे क्या है, हाइड्रो एनर्जी, ये हाइडल या हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी भी होती है। सो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है वो क्या होगा बच्चों, इको फ्रेंडली होगा। ये क्या होगा, इको फ्रेंडली। अब इनका यूज करके हमारे इन्वायरमेंट को क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। एक तरह से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इसीलिए बच्चों इंडिया की जो पॉलिसी है वो क्या कर रही है, इनको इनकरेज कर रही है, इनको बढ़ावा दे रही है, ताकि ये जो तीनों सोर्सेज हैं इनसे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। वहीं अगर हम बात करें जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल का, इनका यूज करने से क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है, और बच्चों ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, सो इनको अवॉइड करना है, जिससे कि कार्बन क्या हो, कम हो, जिससे कार्बन जो है हमारी इन्वायरमेंट में कम जाए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट कम हार्म हो। इसीलिए बच्चों फॉसिल फॉइल का यूज कम हो, और बच्चों जो एनर्जी का सोर्सेज है जो इको फ्रेंडली बने, उसके लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडियन एनर्जी पॉलिसी है वो इनको इनकरेज कर रही है बार बार। ठीक है, ईयर टू ईयर ये इंक्रीज हो रहा है, इनमें जो प्रोडक्शन है वो भी अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं, yet this has not resulted in faster growth of electricity production from these sources। अगर हम बात करें बच्चों, पर अभी भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो सोर्स है, सोलर पावर हो गया, हाइड्रो हो गया या विंड पावर हो गया, इसमें अभी भी हमें फास्टर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। ग्रोथ तो है पर फास्टर नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी को बचाना है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना है, सो बच्चों इनके लिए हमें फास्टर ग्रोथ करने की ज़रूरत है, पर इंडिया में ये फास्टर ग्रोथ दिख नहीं रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम दीज सोर्सेज। एट परसेंट nuclear energy accounted for only 2.5% of the total energy consumption against a global average of 13%. This is a far too low। अगर हम बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, सो इंडिया में बच्चों कितना पावर जनरेशन होता है न्यूक्लियर एनर्जी से, सो हम कहेंगे 2.5% जो है हमारे इंडिया में यहाँ पे जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से। वहीं ग्लोबली देखें तो बच्चों कितना है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो 13% है। सो बच्चों इंडिया अभी भी ग्लोबली जो एनर्जी जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे अभी भी बहुत कम है। ठीक है, इंडिया में 2.5%, और मैम हमारा ग्लोबल में कितना है, ग्लोबल में 13%। अभी बहुत दूर है ग्लोबल से हमारे इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, पर इसमें इंक्रीज करना चाहिए, अब गवर्नमेंट को धीरे धीरे इसमें इंक्रीज करना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं बच्चों, हमने इलेक्ट्रिसिटी और हमने पावर के बारे में देखा, इंडिया में भी देखा कि कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज है जिससे कि एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसमें हमने देखा कि थर्मल पावर का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो एज अ एनर्जी जो है, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखेंगे बच्चों कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहा है हमारा जो है इंडिया एज अ एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो अगर हम देखें सब चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर में, सो इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहा है। सो मैम हम बात करें, इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सफिशिएंट टू फीड द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें सो मैम अभी जो इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है या फिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अभी भी वो क्या है मैम, सफिशिएंट नहीं है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है मैम वो
ना कम हो रहा है, जितनी डिमांड है उससे कम हो रहा है। सो हम कहेंगे ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अभी क्या है, इतना सफिशिएंट नहीं है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बात करें द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपरली। अब बच्चों ये अंडर यूटिलाइज क्यों है, अगर हम बात करें सो मैम क्यों भाई जो कंपनीज हैं, जो हमारे चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन क्यों कर रही है, क्योंकि मैम जो प्लांट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी वो ढंग से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज होके बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं। In order to meet the growing demand for electricity, India's commercial energy supply need to grow at about 7%. अगर हम देखें बच्चों, अगर हमें अभी देखना है हमारी जितनी ग्रोथ बढ़ रही है, हमारी डिमांड जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ रही है, हमारी जो इंडिया की कॉमर्शियल एनर्जी सप्लाई है बच्चों, उसको भी ग्रो करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 7% से अभी भी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, जैसे जैसे डिमांड, क्योंकि बच्चों जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। अब उसी के साथ जो हमारे कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्स हैं उनकी सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। सो अबाउट 7% से हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, मतलब जो सप्लाई कर रही हैं या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उनको अभी भी ग्रो करना चाहिए इतनी कैपेसिटी में जब प्रोडक्शन हो पाए। सो 7% से ग्रो करना चाहिए। At present, India is able to add only 20,000 MW a year. अभी अगर हम बात करें सो इंडिया में अभी भी सिर्फ कितना इलेक्ट्रिसिटी ऐड होता है, सॉरी अगर एट प्रेजेंटली हम कहें तो अभी भी इंडिया को बच्चों अभी इंडिया एबल है कितना ऐड करने के लिए, 20,000 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एवरी ईयर ऐड करने के लिए एबल है, पर ये करती नहीं है। ये एबल है 20,000 जो है मेगा वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऐड करने के लिए, पर वो करती नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे, ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया जिसमें जो इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी है वो क्या है, वो अभी सफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आगे देखेंगे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBS विच डिस्ट्रीब्यूट electricity incurred losses exceed 20,000 crore due to transmission and distribution losses, wrong pricing of electricity and other inefficiency. अगर हम बात करें जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों, उनको ऑलमोस्ट अगर हम देखें सो 20,000 का क्या हो रहा है, लॉस हुआ है। ठीक है, उन्होंने 20,000 का लॉस अकर किया है। क्यों करा है, क्योंकि बच्चों जो रॉन्ग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइजेस थी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइजेस ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर लेते हैं। ठीक है, या फिर फार्मर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी दी हुई होती है वो उनके लिए पे नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा लॉस हो रखा है हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इनएफिशिएंसी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स इज द मेन रीजन फॉर दी लॉसेस। अगर हम इन लॉसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस किससे है, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसको, फार्मर्स को हुआ है, उससे बच्चों सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो स्टॉलन इन डिफरेंट एरिया। अब बच्चों आप कहोगे कि फार्मर्स से क्यों लॉसेस हुआ है, क्योंकि बच्चों हमारा इंडियन फार्मर है एक तरह से पुअर है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होते हैं बच्चों उनको सही से पे नहीं कर पाता है, टाइम से पे नहीं कर पाता है। तो बच्चों इससे क्या हो रहा है, इससे कंपनीज को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वहीं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, स्टॉलन इन डिफरेंट एरिया, और बहुत सारी एरिया में क्या होता है। अब देखो बच्चों, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइजेस हैं बच्चों वो बहुत हाई है। अब बच्चों जो लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद पाते हैं या उनको पे नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह से चोरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सो मैम यहाँ पे डिफरेंट एरिया में क्या है, यहाँ पे चोरी होती है, विच ऑल्सो एडेड टू दी वॉस ऑफ SEBS। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इससे क्या होता है, एक तरह से इनको क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है।
सो बच्चों लॉस हो रहा है, ये भी हमारे सामने क्या है, जो हमारा पावर सेक्टर है उसके लिए क्या है, एक तरह से ये क्या है, चैलेंज है जो फेस कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों जो प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन आर येट टू प्ले देयर रोल इन द मेजर वे, सम इज द केस विथ फॉरेन इन्वेस्टर। अगर हम बात करें सो प्राइवेट सेक्टर है वो पावर जनरेट करती है, ठीक है, अभी भी जो है प्राइवेट सेक्टर है इंडिया में, ठीक है बच्चों, वो क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है किसमें, पावर जनरेशन में। बल्कि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को जो है पावर जनरेशन में जो है मेजर यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए। अब बच्चों पावर जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर रही है, वो रोल प्ले कर रही है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है तो प्राइसिंग भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और बच्चों सम इज द केस विद अ फॉरेन इन्वेस्टर, और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जहां इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वहां पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आगे हम देखेंगे देयर इज अ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू द हाई पावर टैरिफ एंड prolonged power cuts in a different part of the countries। अब जनरली ये देखा जाता है बच्चों, जो जनरल पब्लिक है वो क्या है बच्चों, हाई पावर ट्रैफिक देती है, यानी उनके जो चार्जेस होते हैं पावर के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पावर कट्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं बहुत सारे एरिया में। सो बच्चों इसी से भी क्या हो रहा है, ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये भी एक तरह से क्या है, चैलेंजेस फेस कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स विच आर दी mainstay in India power section are facing shortage of a raw material and coal supply। जो हमारा थर्मल पावर है बच्चों वो क्या फेस कर रहा है, अगर हम कहें सो बच्चों यहाँ पे पावर जनरेशन में वो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाई की क्या कर रहा है, शॉर्टेज फेस कर रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, जो पावर जनरेशन है बच्चों वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो बच्चों इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं पावर सेक्टर को लेकर, ये हमने देखा। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे अब पावर सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ये जो चैलेंजेस हैं इनको किस तरह से दूर करना चाहिए, इसके लिए भी सजेशन ले लेते हैं। सो बच्चों देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर ड्राइविंग ऑन द डिमांड एंड एनर्जी फास्टर। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें सो बच्चों जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे डिमांड भी क्या हो रही है, जनरली इंक्रीज हो रही है, ये तो हम जानते हैं। अब बच्चों इनको करने के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का जनरेशन होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर का जनरेशन कैसे होगा, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट या फिर हम कहें जो पब्लिक सेक्टर में है उसमें पावर जो जनरेशन है वो ज़्यादा जाना चाहिए, तभी क्या होगा, पावर का ज़्यादा जनरेशन होगा और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज कैन इंश्योर एडिशनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों इसको कम करने के लिए ये जो चैलेंजेस हैं, इसके जो अगर हम देखें कि इनको कम करने के लिए या इनको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अगर हम देखें, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, या फिर अगर हम कहें बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लगे, अगर हम एक्सप्लोर करें, या फिर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, या फिर हमारे जो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, अगर उन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके यहाँ पे बच्चों एनर्जी का प्रोडक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनकी सप्लाई करें, सो मैम ये जो हमारे सामने जो सिचुएशन बनी हुई है ये कम हो सकती है, ठीक है बच्चों। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको दे रखा है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है। अब प्राइवेट सेक्टर अपने मन से मनमाने तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस चार्जेस करता है, और यहाँ पे प्राइस चार्ज करने की वजह से इकोनॉमी का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं पाते। जो लोग खरीद नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे, वो या तो कंपनी लॉसेस में चली जाएगी, या फिर कहाँ चली जाएगी, या फिर लोग उसकी चोरी करेंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ही है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द पावर सेक्टर बाय एडिंग टू द installed capacity, the government has gone for a privatization for the power sector and particularly distribution and allowed much higher power, ठीक है बच्चों। सो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें, सो instead of investing in a power sector by adding टू दी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अगर हम बात करें गवर्नमेंट को जहाँ पे बच्चों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था हमारे
पावर सेक्टर में उसकी जगह भाई पावर सेक्टर में इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था ताकि उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट यहाँ पे जो हमारा जो पावर सेक्टर था उसको किसके हाथों में दे दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। और इससे बच्चों क्या हो रहा है, इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पे जनरेशन है पावर का, वो कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख रखी है किसकी, पावर कंजप्शन की। सो मैम यहाँ पे हमने पावर सेक्टर के बारे में देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा और हमने जाना बच्चों किसके बारे में, हमने पावर जनरेशन के बारे में जाना। इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन किस सोर्स से होता है ये जाना, और उसी के साथ बच्चों हमने एनर्जी के बारे में देखा। सो बच्चों आज के सेशन में हमने एनर्जी और एनर्जी के सोर्सेज और इंडिया में एनर्जी को सेक्टर वाइज किस तरह से कंजप्शन हो रहा है उसके बारे में समझा है। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।